मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हम 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट रहने वाला है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात करें कि स्कोप क्या होता है, यानी हम इस जो हेडिंग है या ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्कोप का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी। ओके, यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ स्टडी क्या है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स किन एरियाज के बारे में स्टडी करता है या किन फील्ड्स में स्टडी करता है, किन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। सो स्कोप सिंपली मीन्स एरिया ऑफ स्टडी। एंड सिग्निफिकेंस आप सभी को पता होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारे इकोनॉमिक्स में या हमारी लाइफ में या हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आज हम ये दो जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारा जो स्कोप है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हमारे मेनली बुक में 6 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको मैंने साइड में लिखा हुआ है एक साथ। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो किसके अंदर आता है, स्कोप, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यानी हम क्या करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट टॉपिक जो पॉइंट है इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके, यानी हमारा जो फर्स्ट स्कोप है या फर्स्ट एरिया ऑफ स्टडी है या फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी है इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम के बारे में। अब नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, और उसके क्या रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब हो गया जीडीपी, जीएनपी, टीडीपी, एमपी, जीएनपी, एफसी, ये फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं जो हम नेशनल इनकम को काउंट करते समय पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, आप सिंपल इस चीज को याद रखने के लिए, पूरे स्कोप के पॉइंट्स को याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, अपनी पूरी बुक का जो ओवरव्यू है ना वो आप देख लो। यानी हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में मेनली किन किन चैप्टर्स के बारे में या किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वही आपके स्कोप बन जाएंगे। ठीक है, यानी वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमने अभी क्या बताया, स्कोप का मतलब होता है फील्ड और एरिया ऑफ स्टडी। तो देखो, हम हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट स्टार्ट होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इसका स्कोप हो गया। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे जाएंगे, अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी सेकंड बुक है उसमें हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ये सारे बेसिकली चैप्टर्स के नेम हैं जो हम इन हमारा जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल है कि आप स्कोप को कैसे याद रख सकते हैं, जो भी हम इस बुक में चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वही क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टडी हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और एरिया ऑफ स्टडी का मतलब क्या होता है, स्कोप। सो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यानी हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं दैट व्हाट इज नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम क्या होती है, हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, और कौन कौन से एग्रीगेट्स का हम नेशनल इनकम में यूज करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम हाई है, इट मीन्स कंट्री में जीडीपी ग्रो हो रहा है। जीडीपी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम लो है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं कंट्री की नेगेटिव ग्रोथ को शो कर रहा है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब सेकंड स्कोप क्या है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी हम क्या पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट में, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया
कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी हम इसमें एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ और क्या पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट, ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे और यही इसका क्या है, स्टडी ऑफ एरिया है। तो हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करें, कैसे एंड करें, कैसे कम करें, हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन सी थ्योरी है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हम अपने इस बुक में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कीन्स की थ्योरी, ठीक है, कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, यानी सेकंड स्कोप, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमको क्या बताता है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री को कैसे इफेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है, कौन सी एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज होती है। तो ये सारा स्कोप हो गया आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी काफ़ी सिंपल है, यानी हमारे कंट्री में हमारे यहाँ कैसे मनी का क्रिएशन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ मनी। अब थ्योरी ऑफ मनी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मनी क्रिएशन के बारे में, ठीक है, यानी मनी क्रिएशन कैसे होती है एक इकोनॉमी में। अब मनी क्रिएशन करता कौन है इकोनॉमी में, जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो हमको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मनी क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करती हैं। तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ओके। अभी आप जस्ट समझ लीजिए, फिर जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी ये सारी चीज़ें कि हम कैसे और क्यों बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स मनी को क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या आएगा, मनी सप्लाई बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के बारे में हम थोड़ा सा कल भी एक आध बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे कंट्री की मेन बैंक होती है, अपेक्स बैंक होती है, यानी जितना भी हमारे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है उस सबको ये क्या करती है, होल्ड करती है, मैनेज करती है, ठीक है, लुक आफ्टर करती है। तो आरबीआई हमारे कंट्री में कैसे मनी की सप्लाई करेगी, मनी क्रिएशन कैसे करेगी कमर्शियल बैंक, मनी के क्या यूजेस होते हैं, मनी के क्या टाइप्स होते हैं, ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, थ्योरी ऑफ मनी में। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, दैट इज थ्योरी ऑफ मनी। यानी हमारे तीन पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है, कैसे मनी क्रिएशन होता है, और मनी क्रिएशन का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक, और मनी सप्लाई का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट है ये क्या है आपका, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी हमारा जो फोर्थ स्कोप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ओके। यानी हम क्या करने वाले हैं, अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को पढ़ने वाले हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये हमारे कंट्री को या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। उसके अलावा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में एक कंट्री कैसे अपने प्राइजेस को डिसाइड करता है, जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको कैसे डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप जब ये न्यू वर्ड्स देख रहे होंगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। तो अगर हम सिंपल बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप इसको अगर थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप दो वर्ड्स निकाल पाएंगे, इन्फ्लेशन। अब इनको आप कैसे याद कर सकते हो, इनको इंक्रीज से याद कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीज। जब आप इंक्रीज वर्ड यूज करते हो वहाँ पे इनिशियली इन वर्ड यूज होता है ना, तो आप इनसे क्या याद कर सकते हो, इंक्रीज। यानी जब हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं, है ना, क्या होने लगते हैं,
गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि हमारे कंट्री में महंगाई हो रही है, ठीक है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज द इन्फ्लेशन। समझ में आया? इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे कंट्री में इंक्रीजमेंट होता है, देखो इनसे याद रहेगा ना, क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, किसमें, प्राइजेस में, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, जिसको कि हम सिंपली बोलते हैं महंगाई, ठीक है। अब डिफ्लेशन जस्ट इसका अपोजिट है, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, याद करने का एक तरीका है ये। तो डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन में आपका एक वर्ड यूज हो रहा है डी, डी का मतलब क्या होता है, कैसे हम बोल सकते हैं, डिक्रीजमेंट, ओके, क्या बोल सकते हो आप, डिक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट का मतलब होता है कमी आना, तो डिक्रीजमेंट किस में होगा, यहाँ पे प्राइजेस में हुआ था, तो यहाँ पे भी किस में होगा, प्राइजेस में, तो डिक्रीजमेंट इन द प्राइजेस, यानी जब किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को आप एक डाउन एरो के थ्रू शो कर सकते हो, यानी यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन को आप अपवर्ड शो करते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, और यहाँ पे प्राइसेस लो हो रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीजमेंट इन प्राइसेस, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, मंदी, ठीक है, महंगाई का उल्टा क्या हो गया, मंदी। तो जब कंट्री में जनरली प्राइसेस डिक्रीज होने लग रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन हो रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है। और जब इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं, हर कंट्री में आती हैं, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कहाँ स्टडी करते हैं, क्योंकि स्कोप पढ़ रहे हैं, तो स्कोप यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। अब जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था कि जो हमारा एक प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई दोनों को देखता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, ठीक है, बैलेंस्ड हो जाती हैं, वहाँ पे वो क्या करता है, प्राइसेस को डिसाइड करता है, और वही हमारे प्राइसेस क्या कहलाते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाते हैं। 11th में पढ़ा था हमने। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी होल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में, तो सेम चीज यही यहाँ पे भी होगी कि हमारा जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है ना, उसको हम एक ऐसी जगह पे लाके देखेंगे जहाँ पे ये दोनों मीट कर जाएं, यानी एक ऐसा प्राइस हम डिसाइड करेंगे जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है आपकी, एग्रीगेट डिमांड कल मैंने बताया था, टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमारी किससे मिल जाए, एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल गई, वहाँ पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या डिसाइड कर सकते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इक्वल, तो जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में हेल्प करेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम या ये वाला जो हमारा एरिया ऑफ स्टडी, ये भी किसमें आ जाएगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमने ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। उसके अलावा और हम क्या पढ़ते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इसके बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में, ठीक है। अब ये जो आपका टर्म है वो ज़्यादा अनफैमिलियर नहीं है आपसे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट के बारे में सुना होगा, ठीक है। कोई एक टाइम आता है जहाँ पे हमारे जो कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट बजट को शो करते हैं, पब्लिश करते हैं, यानी गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करते हैं। सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वो कौन सा टाइम होता है जहाँ पे इस गवर्नमेंट बजट को, उस टाइम पे इस गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, आप बताइएगा। तो गवर्नमेंट बजट के बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी एक क्या है, एरिया ऑफ स्टडी है। अब गवर्नमेंट बजट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज बजट या व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, यानी हम यहाँ पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट होती क्या है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर की जाती है, ओके। और इस गवर्नमेंट बजट को बना के, क्योंकि देखो कोई भी जो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर ही इसका मेन जो ऑफिसर हैं वो होते हैं, यही सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री या शॉर्ट में बोले तो गवर्नमेंट जो है वो बजट बना क्यों रही है, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन मोटिव कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमने कल बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रहेंगे, ठीक है। तो
गवर्नमेंट बजट किस तरीके से बनाया जाए ताकि हम क्या कर सकें, बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कंट्री में बैलेंस्ड ग्रोथ ला सकें। ठीक है, यानी गवर्नमेंट बजट को बनाने का मेन मोटिव क्या है, कंट्री ग्रो कर सके, ग्रोथ हो सके कंट्री में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे कंट्री में अगर गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर कर रही है तो इसलिए नहीं करेगी कि हमारा कंट्री और ज़्यादा बैकवर्ड चला जाए। नो, हम हमेशा क्या चाहेंगे कि हमारी ग्रोथ हो। अब ग्रोथ कैसी, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया, देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स क्या होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, कुछ स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अंडर डेवलप्ड एरिया हैं उनको भी वो क्या करे, डेवलप करे, तो क्या हो सके, एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके सारे कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या होगा, बैलेंस्ड ग्रोथ होगा। ग्रोथ तो होगा लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस्ड ग्रोथ हो, फिर उसके अलावा क्या हो, हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो, या आप बोल सकते हो सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये सारी चीजें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे। तो ये आपका फिफ्थ स्कोप कंप्लीट होता है, दैट इज गवर्नमेंट बजट। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, दैट इज एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। ठीक है, बीओपी मैंने शॉर्ट में लिखा है, बीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, देखो ये भी एक एरिया ऑफ स्टडी है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ते हैं। यानी हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी डॉलर है, किसी की यूरो है, ठीक है, किसी की रुपया है। तो अब हमारे कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि बस हमारे यहाँ पे हम अपनी ही कंट्री की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम आउटर कंट्री से भी अपने यहाँ लेकर आते हैं। अब किसी और कंट्री से सामान अपने यहाँ लेके आना, उसको हम क्या बोलते हैं, शायद पता होगा आपको, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट। अब इसको भी याद करने का एक तरीका है। इम को आप कैसे याद कर सकते हो, इन यानी अंदर आ रहा है। ठीक है, इम यानी अंदर आ रहा है, यानी किसी बाहर कंट्री से, किसी और कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट बोलेंगे। हम इसको सिंपली ये नहीं बोलेंगे कि हमने सामान वहाँ से परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, ठीक है, अब हमने मान लो अमेरिका से, और हम हैं कौन, इंडिया, तो हमने क्या किया, अमेरिका से कोई भी प्रोडक्ट मंगाया। तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने प्रोडक्ट परचेज किया कहाँ से, अमेरिका से। नो, दिस इज रॉन्ग। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमने प्रोडक्ट क्या किया, इम्पोर्ट किया। समझ में आया। परचेज एंड सेल क्या होता है, विद इन द कंट्री होता है। ठीक है, और जब हम टू कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, यानी जहाँ पे कंट्री के बाहर चीजें जा रही हैं या चीजें आ रही हैं, वहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वर्ड यूज होता है। तो इम्पोर्ट का मतलब क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे कंट्री के अलावा किसी और कंट्री से, किसी और एरिया से कोई भी प्रोडक्ट हमारे कंट्री के अंदर आता है, इन इम्पोर्ट अंदर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, देखो एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी बाहरी। ठीक है, बाहरी यानी बाहर जा रहा है। तो जब आप कोई भी सामान अपने कंट्री में मंगाते हो तो हमारे यहाँ से भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारे कंट्रीज में डिलीवर होते हैं। तो जब हम अपने कंट्री से, यानी इंडिया से कोई सामान कहाँ जा रहा है, अमेरिका में, हमारे कंट्री से कोई सामान जा रहा है किसी और कंट्री में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने सेल किया, हम क्या बोलेंगे, हमने एक्सपोर्ट किया। तो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते समय हमें एक चीज बीच में याद रखनी पड़ती है, दैट इज करेंसी। क्योंकि मान लीजिए आपने क्या किया, एक कार जो है इम्पोर्ट करी अमेरिका से, ठीक है, तो आप जब कार इंपोर्ट करोगे अमेरिका से तो आपको उसके बदले में करेंसीज देनी पड़ेंगी। करेंसी यानी पैसा देना पड़ेगा। तो यही करेंसी का जो रेट है क्या होगा, एक्सचेंज रेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉलर का रेट आज फॉर एग्जांपल 75 रुपीज चल रहा है, यानी अगर आपको $1 लेना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 75 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम कहाँ डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड कहाँ होती हैं, एक्सचेंज रेट के अंदर डिसाइड होती हैं, जिसमें हम सारे करेंसीज को, क्योंकि जो एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सारे कंट्री की जितने भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उन सारे कंट्रीज की जो करेंसी होती है ना, उसी को हम बोल देते हैं एक्सचेंज।
तो कैसे करेंसीज का रेट डिसाइड होगा, कितने अमाउंट तक हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज रेट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें एक पॉइंट और है दैट इज बीओपी। बीओपी का मतलब क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली क्या बताता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक तरीके से आपको पूरा स्टेटमेंट देता है कि आपके कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ। ठीक है, ये बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो डिटेल में जब हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स के ही नेम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ने वाले हैं, एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट बजट, तो ये सारे चैप्टर्स के नेम है, तो डिटेल में हम वहाँ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी हम यहाँ पे आपको सिंपल बता देते हैं कि बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को स्टेटमेंट की फॉर्म में शो करते हैं कि हमारे कंट्री का इस साल इतना एक्सपोर्ट रहा और इतना इम्पोर्ट रहा। ठीक है, अब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है यानी आप अपनी कंट्री से बाहर ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, और इम्पोर्ट कम है, इट मीन्स आप पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा करेंसी आएगी ना, बाहर के कंट्री की करेंसी ज़्यादा आएगी क्योंकि आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। अब अगर हम इस केस को उल्टा कर दें कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट यानी हम चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं अपने कंट्री में लेकिन भेज ज़्यादा नहीं रहे, सप्लाई ज़्यादा नहीं कर रहे, इट मीन्स पहली चीज़ तो ये शो कर रहा है कि हमारे यहाँ की जीडीपी कम है, यानी हमारे कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हम अपने कंट्री की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल लो जा रहा है, दैट्स वाई वी आर इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे कंट्री का क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यानी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम कम हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये हमारे जितने भी स्कोप से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स थे, जो हमारे पॉइंट्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ में या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में क्यों इम्पोर्टेंट है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।